बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपको होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। टोरंटो 360 स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज 5 अगस्त है और दुनिया भर में और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। आज से 2 साल पहले भारत ने कश्मीर की जो मकबूजा कश्मीर या भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, उसकी आइनी हैसियत को बदलने के लिए जो है एक उसका जो एक रियासत का पहले एक रियासत थी, उसको 2 हिस्सों में जो है वो तकसीम करने और फिर वहाँ गैर मकामी जो लोग हैं, उनको आबाद करके वहाँ आबादी का तनासुब चेंज करने के हवाले से जो किया था, उस पे पाकिस्तान ने भरपूर एहतजाज किया। अभी तक एहतजाज जारी है और दुनिया भर में इस हवाले से पाकिस्तान ने ये बात जो है पहुँचाने की कोशिश की है और कश्मीरियों के हवाले से उनका कहना है कि उनको अपनी मर्ज़ी से रहने की इस्तिस्वाब राय जो है, जो कि आप कहें अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक वहाँ पे जो कहा गया, लेकिन अभी तक उस पर कभी अमल नहीं हुआ है। और इस हवाले से अपने तई पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की और पाकिस्तान और भारत के मामलात ख़राब भी शायद इसी एक कश्मीर के मसले की वजह से ही हैं, वगरना शायद जो जितने इमीडिएट हमसाए हैं बहुत बेहतरी आ सकती थी, गुर्बत ख़त्म हो सकती थी, तरक्की वो खिता कर सकता था अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता। तो हर दफ़ा ही कोशिश जब भी बात कश्मीर के हवाले से होती है तो ख्वाहिश हमारी यही होती है कि कोई ना कोई ऐसा सिलसिला हो जाए, चाहे क्योंकि हल तो दोनों हुकूमतों ने खुद मिलकर ही करना है। इंटरनेशनली अगर कोई ताउन इस हवाले से या कोई इस तरह से इंटरवीन करें कि बड़ी ताकतें कोशिश करके इस मसले को हल करा दें, तो चीज़ें जो हैं वो यकीनन बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। आज के प्रोग्राम में 2 मेहमान हमारे साथ होंगे। पहले कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान टोरंटो में जनाब अब्दुल हमीद साहब से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और फिर गज़ाला खान साहबा चेयरपर्सन हैं फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल की, उनसे इस हवाले से कुछ बात करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में आपकी मुलाकात कराते हैं कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान इन टोरंटो जनाब अब्दुल हमीद साहब से। आज से 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को भारत ने एक आइनी शिक के ज़रिए जो उनका आइन था 370 उसकी 35A शिक के तहत कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की जो हैसियत थी उसको जो है एक आज़ाद रियासत की जो हैसियत थी उसको तब्दील किया और 2 वफाकी इकाइयों में जो है उसको तकसीम कर दिया और उसके बाद एक और कानून के ज़रिए वहाँ पे गैर मकामी लोग थे उनको वहाँ आबाद करने की कोशिश की ताकि आबादी का तनासब जो है वो चेंज हो सके और अपनी मर्ज़ी के मकासद जो है वो हासिल कर सकें। 2 साल से कश्मीरी भी एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पे कर्फ्यू का आलम है, ज़िंदगी बिल्कुल जो है वो कह लीजिए बंद होकर रह गई है और लगातार जब भी थोड़ी सी इलेक्शन होती है वहाँ के कश्मीरी भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान ने आज के दिन को यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से मनाया जाता है। आज 2 साल हुए और आज पाकिस्तान भर में इस हवाले से रैलीज़ भी निकाली गई। प्रेसिडेंट जनाब आरिफ अलवी साहब और वफाकी वज़रा ने इस हवाले से मुख्तलिफ जो रैलीज़ थी, मार्च थी, उनसे भी खिताब किया। हमारे साथ मौजूद हैं कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब अब्दुल हमीद साहब टोरंटो में। इस हवाले से लास्ट ईयर भी बात हुई थी, आज भी उनसे इस हवाले से बात करेंगे, खुशामदीद कहेंगे। कौंसल जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। 5 अगस्त जो है अब इंटरनेशनली जो है इसको लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं और जो भारत की वहाँ जुल्म ज़्यादती हैं उस हवाले से पाकिस्तान तो आवाज़ उठाता ही है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी इस हवाले से जो है वो बात की जा रही है। क्या इसकी अहमियत है? अगर ओवरऑल तारीख़ी हवाले से हम देखें तो 5 अगस्त की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में 24 महीने पहले हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को कुछ गैर कानूनी इक़दाम करके कश्मीर पर अपने गासिबाना कब्जे को मजबूत करने की एक मज़मूम कोशिश की। अब मैं इसके लिए कि उस किन हालात में कश्मीर ने ये किया, उसके लिए आपको इंडियन ऑथर्स कोट करूंगा कि अभी एक रिपोर्ट आई है 2 years ऑफ लॉकडाउन, ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, अगस्त 2021, और इसमें को सारे हिंदुस्तानी सिविल सोसाइटी के लोगों ने लिखा है। रिटायर्ड जजेस हैं, जनरल्स भी हैं, मतलब जस्टिस मदन बी लोकर उसमें हैं, राधा कुमार हैं, जस्टिस रूमा पाल हैं, जस्टिस अंजना प्रकाश हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया निरुपमा राव हैं, उसमें मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक मेहता हैं, एयर वाइस मार्शल कपिल कक हैं। इन लोगों ने भी बात इससे शुरू की है कि 4 अगस्त 2019 को क्या हालत की इंडिया ने कश्मीरियों के साथ। दे अरेस्टेड, एंड नाउ आई कोट,
They arrested close to 6,000 Kashmiri politicians, dissident intellectuals, journalists, and youths, snapped the tele and internet communications across the state, imposed a blanket curfew, and stationed an additional 40,000 troops at the valley's towns. Now, I unquote. Now, this is an undisputed fact कि वो एक गासिबाना कब्जे की ऐसी मज़मूम कोशिश थी जो जब भी 5 अगस्त आएगा तो सारे बाज़मीर लोग दुनिया के उसको कंडेम करना चाहेंगे। और हम अब 5 अगस्त को कश्मीरियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि उन्होंने अपने मुसम्मम इरादे से हिंदुस्तान को अपने मज़मूम मकासद में अभी तक कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम का असल मकसद ये था कि वहाँ ज़मीन की खरीद व फरोख्त के और डोमिसाइल के कवानीन को तब्दील कर दिया जाए, आबादी के ढांचे में गैर कानूनी तब्दीलियां लाई जाएं, मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के अलावा दूसरे लोग हिंदुस्तान की रियासतों से लाकर इस तरह आबाद किए जाएं कि मुसलमानों की अक्सरियत मकबूजा कश्मीर में अकलियत में बदल जाए। जिस तरह के और सेटलर कॉलोनियलिज्म के रब्रिक में फ़लस्तीन में या और गासिबाना कुव्वतें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में करती हैं, लेकिन ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड था। इलेक्शन के लिए हलकों की हदबंदी को अभी वो इस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं कि गैर मुस्लिम उम्मीदवार जो उनके अपने मोस्ट ऑफ द टाइम्स पपेट उम्मीदवार होते हैं जो उनके इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, उनको भी फायदा ना हो। मुसलमानों की सियासी हैसियत को कमजोर करके उन्हें एक तरफ कार्नर करने की कोशिश की जा रही है। 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक तकरीबन 390 से ज्यादा कश्मीरी अपनी जानों का नजराना पेश करके रुतबे शहादत पा चुके हैं, और हमें इनको सैल्यूट करना चाहिए इस दिन को, क्योंकि ये अपने जुदागाना तशख़्ख़ुस के लिए, अपनी शनाख्त के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए एक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। सही। अच्छा, अब वहाँ पे लॉकडाउन मुसलसल 2 साल हो गए, ऑन एंड ऑफ रहता है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे ना बिजनेसेस हैं ना कुछ हैं, तो ज़ाहिर है एक शख्स एक हद होती है किसी की, तो जो कश्मीरियों की विल है उसको ज़ाहिर करने के लिए कुछ टैक्टिक्स गवर्नमेंट, भारत की गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी, वो क्या आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है इस हवाले से? जी, पहले तो मैं उसी जांच से मैं बात खत्म की थी कि मैं ये कहूंगा कि ये हिंदुस्तान इस तरह के जितने भी ओछे हथकंडे कश्मीरियों के इरादों पर को कमजोर करने के लिए कोशिश कर रहा है, ये कामयाब नहीं होंगे। पिछले चंद सालों से हिंदुस्तानी रियासत ने कश्मीरी क़यादत को पस जिंदा डाल रखा है। कश्मीरी नौजवानों को कैदो बंद की सहूलतों का सामना है, पैलेट गन का सामना है, स्टेट कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस हैं, फेक इनकाउंटर्स हैं। सिर्फ 2021 में 85 से ज्यादा मासूम कश्मीरियों को शहीद किया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 7,000 से ज्यादा गुमनाम कपड़े और मावराए अदालत कत्ल कश्मीर में बढ़ रहे हैं। 11,000 से ज्यादा खवातीन की इसमत हरी की गई है, और 23 फरवरी 1991 में कुनान और पोशपुरा में आने वाला वाकया तो अभी तक पूरी इंसानियत के ज़मीर पर एक बोझ है। और अखलाकी दिवालियापन का हाल ये है कि शहीदों के पाक बदन भी जनाजे के लिए उनके वारसों को नहीं दिए जाते। 15,000 कश्मीरी जवानों को कैद कर लिया गया है। आजकल हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में 9 लाख कश्मीरी दस्ते तैनात किए हुए, 9 लाख इंडियन दस्ते तैनात किए। वहां लंबे अरसे तक कर्फ्यू और लॉकडाउन हो रहे हैं, जिस तरह आपने कहा। पुरअमन मुजाहरे का हक छीन लिया गया है। पूरे मोहल्लों और देहातों को आग लगाकर इज्तिमाई सजा के तस्वुर को आम किया गया है। टॉर्चर इन कस्टडी यानी तहवील में लेकर टॉर्चर करना बहुत आम है, और ये काम कोई ये नहीं है कि कोई एक पुलिसमैन या एक हवालदार कर रहा है। इंडिया एक पॉलिसी के तहत ये कर रहा है। हिंदुस्तान ने खवातीन के खिलाफ टॉर्चर और रेप को एक जंगी हथियार के तौर पर, रियासत दहशतगर्दी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। तो ये टैक्टिक्स हैं, लेकिन चूंकि उनका जज्बा ईमानी मजबूत है और कश्मीरी रिसिस्ट कर रहे हैं हर लेवल पे, और वी आर प्राउड ऑफ देम। सही। सर, अब इतना बहुत पुराना मसला हो गया, इस हवाले से बड़ी कोशिशें की हैं, पाकिस्तान ने कई दफ़ा कहा है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, रेजोल्यूशन भी, तो क्या आप समझते हैं कि क्या इक़दाम करने चाहिए कि ये मसला हल हो जाए, या कम से कम इसकी डायरेक्शन तो सीधी हो जाए कि उस तरफ चल पड़े?
ہم سب کو معلوم ہے کہ 1948 سے کشمیر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈا پر ہے. یہ ایک بین الاقوامی ڈسپیوٹ ہے. اس کا حل سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد میں ہی ہے. یہ عمل درآمد اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 1951 سے لے کر 5 اگست 2019 تک اور اس کے بعد کے سارے غیر قانونی اقدامات کو ہندوستان بنیادی طور پہ واپس لے, تاکہ وہ کشمیری اپنی بنیادی شناخت جس طرح کے جب اقوام متحدہ کی قراردادیں پاس ہوئی تھی اس صورتحال میں واپس آئیں. ہندوستان کے سارے کالے قوانین جو کشمیریوں پر مظالم ڈھالنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. یہ ایفسپا ہے, اس میں آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے, وہ اس میں آپ بغیر وارنٹ کے بغیر ثبوت کے لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں, پھر ان کو کافی مدت تک عدالت میں پیش کیے بغیر گرفتار رکھتے ہیں. اس طرح کے قوانین کا مہذب دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کو گرفتار کرتا ہے تو اس کا وارنٹ ہونا چاہیے, اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے, پھر وہ عدالت میں آدمی کو پیش ہونا چاہیے. وہ اس کے بغیر ہو رہا ہے اور وہ قانونی طور پہ جائز کیا ہوا ہے کشمیریوں کے لیے. اور یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کے باقی حصوں میں یہ جائز ہے, نہیں, صرف کشمیریوں میں اس طرح کے قوانین ہیں. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح آفس آف دا یو این ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس نے اپنی 2018 اور 2019 کی رپورٹس میں کہا ہے کہ یو این کمیشن آف انکوائری کو ہندوستانی قابض دستوں کی تفتیش کرنی چاہیے. جس طرح آج ہندوستان کے وزیر خارجہ نے بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ جموں اینڈ کشمیر ہیز سین ریئل ڈیموکریسی, ڈیولپمنٹ, گڈ گورننس اینڈ امپاورمنٹ ان دا لاسٹ 2 years. تو اگر یہ بات اتنا وہ ریڈیکولس اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور اتنا دعویٰ کر رہے ہیں, تو وہ کیوں نہیں کرتے کہ جا کر انڈیا یو این کمیشن آف انکوائری کو مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت دے دیں. وہ دیکھ لیں جو کو وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, ان موقف کو جانے کی اجازت دے دے, بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کو جانے کی اجازت دے دے, یا بین الاقوامی میڈیا کو جانے کی اجازت دے دے. اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا دھوکہ دے رہے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے ہندوستان اپنی فوجیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس طرح نکالے کہ استصواب رائے کے حالات پیدا ہو سکے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں پلیبسٹ استصواب رائے کا انعقاد, کشمیریوں کو ان کی مرضی کے مطابق یو این کی قراردادوں کی روشنی میں موقع دیا جائے. اور یہ دیکھیں یہ کتنی فیئر بات ہے کہ ان قراردادوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کشمیری چاہیں تو وہ پاکستان کو جوائن کر لیں, چاہیں تو انڈیا کو کر لیں. صحیح. اور اگر انڈیا اتنا فیئر ہے تو why are they lacking confidence in giving that option to Kashmiris? ہاں, لوگ ان سے خوش ہیں تو خود ہی ظاہر ہے, اگر وہ استصواب رائے ہوگا تو ادھر چلے جائیں گے. اچھا سر, ابھی آپ نے یہ جو بات کی ہے, ابھی یہ جو ریزولوشنز ڈفرینٹ قسم کی آئیں تھیں, اور شروع سے ایک ریزولوشن ہے جس کے اوپر پاکستان کا سٹینڈ بھی ہے, اور پھر ساؤتھ ایشین خطے میں جو پیس ہے, امن ہے, یہ ریزولوشن کتنی امپورٹنٹ, اب کہاں سٹینڈ کرتی ہیں ابھی؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اور اس میں خاص طور پہ ایک ریزولوشن کی طرف تو میں ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا, وہ ہے سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن نمبر 122. اور اس کی اصل امپورٹنس یہ ہے کہ یہ اس وقت پاس ہوئی جب اقوام متحدہ کو کشمیر سے ڈیل کرتے ہوئے تقریباً 9 سال ہو گئے تھے, 1957 میں, 1957 میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی ساری یو این کی رپورٹس آ چکی تھیں, کئی دفعہ یہ مسئلہ ڈسکس ہو چکا تھا, کشمیر کے مسئلے کی جو پیچیدگی ہے اس کی تفہیم اقوام متحدہ کے کوریڈورز میں بڑی پختہ ہو چکی تھی, اور یہ کوئی بڑی سوچ سمجھ کر پاس کی گئی تھی. اور اس میں میں اس کے ریزولوشن کے 122 of 1957 کے ایک سینٹینس پڑھنا چاہوں گا. The final disposition of the state of Jammu and Kashmir will be made in accordance with the will of the people
expressed through the democratic method of a free and impartial plebiscite conducted under the auspices of the United Nations, and unquote. और इसी करारदाद में ये भी लिखा हुआ है कि मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन की कोई शैम एक्सरसाइज इस तस्वाब राय का मुतबादल नहीं हो सकती। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई कहे कि वहां पे कोई असेंबली बन गई और उसने फिर ये रेजोल्यूशन पास कर दी, नहीं, इसमें वो उसी रेजोल्यूशन में आगे जाके लिखा हुआ है कि any action that assembly may have taken or might attempt to take to determine the future shape and affiliation of the entire state or any part thereof, or action by the parties concerned in support of any such action by the assembly, would not constitute a disposition of the state in accordance with the above principle. So असल बात ये है कि ये जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, ये इस रेजोल्यूशन की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है, ये बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की और बहुत सारी करारदादों की खिलाफ वर्जी है, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी, चौथे जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है, और ये शिमला एकॉर्ड की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि उसमें भी अंडरस्टैंडिंग ये है कि स्टैंड स्टिल होगा जितनी देर तक चीजें रिजॉल्व नहीं होती। सही। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हैं, इतनी रेजोल्यूशन हैं, हर जगह पे इस हवाले को उठाया भी गया है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या कन्वे फिर इंडिया को करना चाहिए, उनका क्या किरदार होना चाहिए इस मसले के हल के लिए? जी, मेरा ख्याल है कि बैनुल अक़वामी बरादरी को कश्मीरियों के खिलाफ हिंदुस्तान के मजालिम को न सिर्फ रुकवाना चाहिए, बल्कि उन जराइम का हिंदुस्तान से हिसाब लिया जाना चाहिए। हिंदुस्तान कश्मीर में अपने गैर कानूनी इक़दाम को तब ही बंद करेगा जब उसे ये एहसास होगा, जैसा कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रिजीम को हुआ था, कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी जो है उसे गौर से देख रही है, और तब भी वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद होने देगा। अक़वाम मुत्तहिदा, दुनिया की पार्लियामेंट्स, बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, आलमी मीडिया को इस सूरत हाल का इदराक करना चाहिए कि हिंदुस्तान का कश्मीर पर गासिबाना कब्जा ही झगड़े की जड़ है, और ये जनूबी एशिया में 1.5 बिलियन लोगों की तरक्की को रोके हुए है, और हुकूमत हिंदुस्तान अपनी उन कमिटमेंट्स को पूरा करे जो उसने सिक्योरिटी काउंसिल को लिखे गए खतूत में की, जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ की, जो उन्होंने कश्मीरी लोगों के साथ की। आलमी बरादरी को इंडिया को बताना चाहिए कि ये अपने काले कवानीन जिनका मैं जिक्र कर रहा था उनको कश्मीर से खत्म करे, एक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म करे, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को खत्म करे, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को खत्म करे, क्योंकि इन कवानीन के तहत बेगुनाह कश्मीरियों को लंबे अरसे तक बगैर गुनाह के, बगैर तफ्तीश के जेलों में रखा जाता है, और ये कवानीन इंसानी हकूक की पामाली की बुनियाद बनते हैं। और ओवरऑल ये हम उस फेज में इंटरनेशनल सिस्टम की पहुंच रहे हैं कि जहाँ पे इंसानी हकूक की पामाली और उनकी खिलाफ वर्जी वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं की जाती। इंसानी ज़मीर जाग रहा है, हम इंशाअल्लाह पूरी बैनुल अक़वामी कम्युनिटी वो ये देख रही है, और वो इसका असर होगा। और ये आज का दिन जो है उस पे स्पेशल इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं दुनिया भर में, उनका भी यही मकसद है। सही। अच्छा, अब पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, पाकिस्तान शुरू से चाह रहा है कि हम साइंस और उसके अच्छे ताल्लुकात हों, और एक ये मेन कोर मसला है कश्मीर का जिसकी वजह से भारत के साथ हमारे ताल्लुकात जो बेहतर नहीं हो रहे हैं। तो सिफारती सतह पर आप समझते हैं कि पाकिस्तान की कोशिशें बराबर हो रही हैं, दूसरी दुनिया तक जो हमें बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंच रही है? आप किस तरह, क्योंकि आप खुद फॉरेन ऑफिस से आपका ताल्लुक है, यहाँ भी इस हवाले से बात होती है, तो जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें हो रही हैं वो इस हद तक दुरुस्त हैं, सही हो रही हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके? जी, ये कोशिशें की जो स्केल है, पहले तो हमें ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो पिछले 2 सालों में बहुत बड़ा है। जिस तरह पाकिस्तानी वजीर आजम ने जाके जनरल असम्बली में अपने खिताब में मसला कश्मीर को उठाया, वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था,
اور اس کے بعد ابھی مئی 2021 میں پاکستان کے وزیر خارجہ جب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملے، انہوں نے بھی کشمیر میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال کے بارے میں ان کو بتایا اور ماورائے عدالت قتل کے بارے میں بتایا۔ آج ہمارے فارن منسٹر کا آرٹیکل مختلف اخباروں میں چھپا ہے دنیا بھر میں، تو اس میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ جب عمران خان گورنمنٹ آئی تھی، ہماری نئی گورنمنٹ آئی تھی، تو انہوں نے تو یہ پہلے دن کہا تھا کہ اگر آپ انڈیا ایک سٹیپ پیس کی طرف لے گا تو پاکستان 2 سٹیپس لے گا، اور لیکن جوابی طور پہ یہ بڑی انفارچونیٹ بات تھی کہ وہ اس طرح کا رسپانس نہیں ملا، بلکہ وہ ابھینندن اور اس طرح کے واقعات ہوئے، اور جس سے عام تاثر یہ تھا کہ شاید جو حکومت ہندوستان میں تھی وہ ان کا الیکشن آگے قریب تھا اور وہ پاکستان سے حالات کی خرابی کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر ہماری طرف سے یہ بار بار کہا گیا ہے کہ چند شرائط ہیں کہ آپ 4 اگست 2019 پہ جس طرح ہم کھڑے تھے اس طرح آ جائیں وہاں پہ، اور سارے جو 5 اگست اور اس کے بعد کے سٹیپس ہیں ان کو ریورس کریں، اور باقی جو پلیبسٹ کے لیے کنڈیوسو کنڈیشنز کریٹ کریں، اور ہائی کمشنر آف ہیومن رائٹس نے جو 2018 اور 2019 کی رپورٹس میں کہا ہے وہ ایک امپارشل باڈی ہے، انہوں نے جو کہا ہے کہ یو این کمیشن آف انکوائری کو آنے کی اجازت دیں کشمیر میں، اور یہ باتیں اپنی فوج کو نکالیں مقبوضہ کشمیر سے تاکہ حالات بہتر ہوں۔ تو اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سپورٹ میں، تو ایون کل یونائٹڈ نیشن سیکریٹری جنرل کے اسپوکس مین سے جب پوچھا گیا کہ کیا پوزیشن ہے اقوام متحدہ کی کشمیر پر، تو اس نے کہا اقوام متحدہ کی پوزیشن کشمیر پر بالکل تبدیل نہیں ہوئی، اور وہ وہی ہے جو اقوام متحدہ کی ریزولوشنز میں ہے۔ اور پھر اس نے صحافی نے پھر دہرانے کی کوشش کی کہ آپ ذرا بیان کر دیں، تو اس نے کہا کہ ایکوریسی کے لیے یہ ہے کہ آپ ریزولوشنز کو خود پڑھیں۔ تو سیم از دا کیس ود او آئی سی۔ اس وقت او آئی سی کا ایک 4 سے 9 اگست تک ایک انڈیپینڈنٹ پرماننٹ کمیشن آف ہیومن رائٹس اسلام آباد اور جموں کشمیر کا آزاد جموں کشمیر کا دورہ کر رہا ہے۔ اس میں 12 ارکان شامل ہیں۔ ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کی صورتحال کا جائزہ لے، خاص طور پر اس صورتحال کا جو 5 اگست 2019 کے بعد پیدا ہوئی ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے نومبر 2019 میں بھی اور جولائی 2017 میں بھی پاکستان کا دورہ کرنے والی یہ ٹیم نے اپنی رپورٹس پیش کی تھی۔ تو سیم از ود ورلڈ پارلیمنٹس، مختلف پارلیمنٹس میں کئی مقررین نے اس ایشو کو بہت اچھی طرح اٹھایا، یورپ کی پارلیمنٹس میں، یو کے کی پارلیمنٹ میں، کانگریس کی ٹیسٹمنیز ہوئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ عالمی ضمیر جاگ رہا ہے in spite of all considerations which are based on politics. All right, thank you very much. بہت شکریہ آپ کا کونسل جنرل صاحب. I know you're very busy. آج کا دن جو ہے اس حوالے سے مختلف تقاریب بھی ہیں، آپ کو وہاں شرکت بھی کرنی ہے، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ آپ کا. Thank you very much. Thank you very much.